प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 में प्रत्यास्थता अध्याय का अंतिम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रतिबल विकृति वक्र बताया था, मतलब खिंचे बढ़ते हुए भार के अंतर्गत खिंचे हुए तार का व्यवहार बताया था। उसी प्रतिबल विकृति वक्र के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पहचानते हैं। प्रतिबल विकृति वक्र के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पहचानते हैं। ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं: तन्य पदार्थ, भंगुर पदार्थ और इलास्टोमर्स। पहले हम तन्य पदार्थ की बात करेंगे। अगर हम प्रतिबल और विकृति ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच में? ये प्रतिबल है और यहां पे विकृति है। प्रतिबल और विकृति ग्राफ हम खींचते हैं और हमें क्या मिलता है? पहले तो समानुपाती सीमा, फिर प्रत्यास्थ सीमा, ए बिंदु बी बिंदु, ये समानुपाती सीमा है और ये प्रत्यास्थ सीमा है। इसके बाद मतलब प्रत्यास्थता की सीमा तो होती है, जो विभजन बिंदु होता है उसके और प्रत्यास्थ सीमा के सीमा के बीच में बहुत बड़ा प्लास्टिक रीजन होता है, मतलब अर्थात प्रत्यास्थ सीमा के पश्चात वृहद प्लास्टिक क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र है ये? वृहद प्लास्टिक क्षेत्र, वृहद प्लास्टिक क्षेत्र मिलता है। तो ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं? ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं आपके? चांदी, सोना, तांबा। अब जब मैं इन पदार्थों का नाम लिख रहा हूं तो एक गुण इसमें आ जाएगा कि ये तन्य पदार्थ क्या होते हैं, इनसे पतले से पतले तार बना सकते हैं। तांबे से इतना पतला तार नहीं बनेगा, सोने से इतना पतला तार नहीं बनेगा, लेकिन चांदी से, लेकिन सोने पतले से पतले तारों में तोड़ सकते हैं, जैसे प्लेटिनम। तो वो पदार्थ जिनकी प्रत्यास्थ सीमा से बाहर, जिनकी प्रत्यास्थ सीमा के बाहर एक वृहद प्लास्टिक क्षेत्र होता है, क्या कहलाते हैं? तन्य पदार्थ कहलाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं? तन्य पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा, अब हम भंगुर पदार्थ की बात करेंगे। भंगुर पदार्थ में क्या होगा? अगर हम प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ खींचेंगे, प्रतिबल यहां पे आ गया और विकृति के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे, तो पहले समानुपाती सीमा, ये प्रत्यास्थ सीमा, इस प्रत्यास्थ सीमा के बाद प्लास्टिक क्षेत्र होता ही नहीं है, सीधा क्या आ जाता है? विभंजन बिंदु आ जाता है। कौन सा बिंदु? विभंजन बिंदु। मतलब वे पदार्थ जो प्रत्यास्थ सीमा के पार करते ही टूट जाते हैं, जो प्रत्यास्थ सीमा के पार करते ही टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं? भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। इनका प्लास्टिक क्षेत्र होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। जैसे कांच, अगर आप कांच की बात करेंगे तो कांच गिरते ही टूट जाता है, गिरते ही टूट जाता है ना कांच। तो कांच कौन सा पदार्थ होता है? भंगुर पदार्थ होता है, टूटने वाला पदार्थ। अब हम तीसरे प्रकार के पदार्थ की बात करेंगे। तीसरे प्रकार का पदार्थ है वो होता है इलास्टोमर। इलास्टोमर में क्या होता है? अगर हम ग्राफ खींचते हैं, अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या मिलेगा? देखो, जैसे ये प्रतिबल है, ये प्रतिबल है और यहां पे विकृति है। अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो यहां पे प्रतिबल और विकृति के बीच में समानुपाती सीमा नहीं चलती। ये हुक का नियम का पालन नहीं करते। देखो, ये हुक के नियम का पालन कर रहे हैं ये, और ये हुक के नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं। हुक के नियम का पालन बिल्कुल नहीं करते। तो इनकी प्रत्यास्थ सीमा बहुत अधिक होती है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सकता है। जैसे रबर, जैसे रबर, रबर की जो प्रत्यास्थ सीमा है बहुत ज्यादा है, आप उसे खींचते जाओ, खींचता जाएगा। पर कुछ एक सीमा तक खींचा गया, उस सीमा के बाद वो टूट जाएगा एकदम से।
तो इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक क्षेत्र नहीं होता, और इसका उदाहरण क्या है? रबर। तो मैंने आपको 3 तरह के पदार्थ बताए। पहला तन्य पदार्थ बताया, इन्हें तारों के रूप में खींचा जा सकता है। इनमें प्रत्यास्थ सीमा के बाद वृहत प्लास्टिक क्षेत्र होता है, तो अभिभंजन बिंदु होता है। तो इन्हें पतले से पतले तारों में आप कर सकते हैं। दूसरा भंगुर पदार्थ कहलाया, इसमें प्रतिबल और विकृति के बीच में जो समानुपाती सीमा के बाद प्लास्टिक क्षेत्र होता ही नहीं है, विभंजन बिंदु प्रत्यास्थ सीमा के बहुत पास होता है। इलास्टोमर वो पदार्थ होते हैं जो के नियम का पालन नहीं करते, इनकी प्रत्यास्थ सीमा बहुत अधिक होती है, इन्हें खींचते चले जाएं, पर प्रत्यास्थ सीमा के बाद ये एकदम से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो प्रतिबल विकृति के आधार पर हमने 3 प्रकार के आपके पदार्थों को बताया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम किसी तार को अगर हम खींचते हैं तो कोई भी चीज खिंच जाती है तो क्या कहलाती है? हमने कार्य कर दिया। हमने क्या कर दिया? कार्य कर दिया। तो ये कार्य जो हमने किया है उसकी गणना कैसे करते हैं? जब वो तार के रूप में हो या छड़ के रूप में हो। खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा, खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास एक तार है, इस तार की लंबाई L है, ठीक है। तो जब हम तार को खींचेंगे तो हमें आंतरिक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। हमने आपको चैप्टर के बिगिनिंग में बताया था, जो प्रत्यानयन बल होता है वो आंतरिक बल होता है। हमें आंतरिक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो तार को खींचने पे तार की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इसे तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी कहते हैं? तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई L है, उसके एक सिरे को फिक्स करके दूसरे सिरे पर हमने बल लगाया। दूसरे सिरे पर हमने क्या लगाया? बल लगाया। बल लगाने से तार में की लंबाई डेल्टा L बढ़ गई। तार की लंबाई क्या बढ़ गई? डेल्टा L बढ़ गई। तो तार को खींचने में किया गया कार्य, तार को खींचने में किया गया कार्य, कार्य किसके बराबर हो जाएगा? औसत बल इंटू विस्थापन। औसत बल कैसे आएगा? 0 + F/2 से, और विस्थापन क्या आ जाएगा? डेल्टा L। तो हम इसे यूं लिख सकते हैं 1/2 F इंटू डेल्टा L। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? F को A से भाग कर देंगे, डेल्टा L को L से भाग कर देंगे और AL गुणा कर देंगे। ये क्षेत्रफल है, ये लंबाई है। क्षेत्रफल इंटू लंबाई से भाग किया, क्षेत्रफल इंटू लंबाई से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो W = क्या आ जाएगा? 1/2 F/A क्या हो जाएगा? प्रतिबल। डेल्टा L/L क्या होगा? विकृति। और AL क्या हो जाएगा? आयतन। यह किया गया कार्य किस रूप में संचित होगा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U = किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। तो U कितना हो गया? 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन।
कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे यहां तक? तो ये एक सूत्र बन गया हमारा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के लिए। अगर हम U अपॉन आयतन कर दें, आयतन को नीचे ले आए तो इस सूत्र क्या हो जाएगा? प्रतिबल इंटू विकृति, सॉरी विकृति। तो U अपॉन आयतन क्या कहलाता है? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसे यूई भी लिख देंगे। तो यूई किसके बराबर हो गया आपका? 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। यह सूत्र आ गया। हमारे पास एक सूत्र होता है, अब यहां पे हम डिवाइड कर देंगे। y इज इक्वल टू क्या होता है? प्रतिबल अपॉन विकृति। तो प्रतिबल क्या हो जाएगा? विकृति। तो समीकरण ए से क्या होगा? समीकरण ए से तो यूई कितना हो जाएगा? 1/2 y इंटू विकृति यूई इज इक्वल टू 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर। तो ये सूत्र किसके लिए? एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा के लिए सूत्र आ गया। 1/2 y इंटू विकृति स्क्वायर यूज कर लो, या 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति यूज कर लो। तो ये जब हम किसी तार को खींचेंगे तो तार में प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा संचित होगी। ये उसका क्या है? सूत्र है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उसे कहते हैं पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात। हमने अनुदैर्ध्य विकृति पढ़ी है। हमने अनुदैर्ध्य विकृति में क्या पढ़ा है? यदि हम किसी तार को खींचते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन हो जाता है। तो लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात, प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो साहब अब हमें अनुदैर्ध्य विकृति पता है, तो हम यहां पे अनुदैर्ध्य विकृति का क्यों उपयोग कर रहे हैं? हम क्यों बात कर रहे हैं पाइसन अनुपात में? बेटे जब हम किसी तार को खींचते हैं और तार लंबाई में बढ़ता है तो उसकी त्रिज्या कम होती है। तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। यह ध्यान देने वाली बात है। क्या कहते हैं इसे? पाइसन अनुपात। पाइसन अनुपात सिग्मा। लघु विकृति के लिए पार्श्वरीय विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पाइसन अनुपात कहते हैं। लघु विकृति के लिए पार्श्वरीय विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पाइसन अनुपात कहते हैं। कैसे? हमारा पाइसन अनुपात क्या होता है? पाइसन अनुपात, हमारा पाइसन अनुपात होता है आपका पार्श्वरीय विकृति, पार्श्वरीय विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। देखो हमारे पास एक तार है, इस तार की लंबाई कितनी है? L, और इसकी जो व्यास है वो D है। थोड़ा मोटा बना देते हैं हम तार। हमारा क्या है? हम तार को मोटा बना देते हैं थोड़ा सा। जब हम इस तार को खींचेंगे तो तार को खींचने पर इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी,
लेकिन जो व्यास है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। लंबाई तो बढ़ गई आपकी, लंबाई कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल, लंबाई डेल्टा एल बढ़ गई आपकी, लेकिन व्यास क्या हो गया, कम हो गया। भाई सीधी सी बात है, आप तार खींचोगे, आयतन तो उतना ही रहना है, आयतन उतना ही रहना है, लंबाई में वृद्धि हो रही है तो व्यास में कमी होगी, जिससे क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो आपकी पार्श्वीय विकृति क्या होगी, विकृति कैसे लिखेंगे इसे, व्यास में परिवर्तन, व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास। व्यास में परिवर्तन कितना है, माइनस डेल्टा डी, और प्रारंभिक व्यास कितना है, डी। अनुदैर्ध्य विकृति, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल। तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा पार्श्वीय अनुपात था, तो सिग्मा हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डेल्टा डी, डी इंटू डेल्टा एल। इसे यूं भी कह सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एल अपॉन डी इंटू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल। ये प्रत्यास्थता नियतांक है, इसका ना कोई विमाहीन राशि है, विमा नहीं है, और इसका कोई मात्रक नहीं है। इसका सैद्धांतिक मान -1 लेस देन सिग्मा लेस देन 1/2 होता है, और ये सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक। और जो प्रैक्टिकल मान है 0 लेस देन सिग्मा लेस देन 1/2 होता है, ये प्रायोगिक मान है। सिग्मा का मान पदार्थ के मान पर निर्भर करता है। बच्चों अभी तक हम लगभग 7वीं यूनिट पे हैं, और 2 अध्याय हम, पहला अध्याय हमने खत्म कर दिया है, बाकी अध्याय भी, 7वीं यूनिट थोड़ी बड़ी यूनिट है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था बेटा, जो बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, हमारी वीडियो केडी क्लासेस रियल में इकाई 1 से इकाई 7 जितना अभी हमने आज तक किया उपलब्ध है। ये वीडियो ये मेरी तरह मैंने इन्हें साधारण सरल भाषा में बनाने की कोशिश करी। मैंने फिर जो चीज आपको बताई थी मैं फिर बताने जा रहा हूं कि बेटे इस वीडियो को अगर तुम्हें फास्ट लगती है तो आपके पास एक स्पीड होती है, तो इसे 0.5x या और स्लो करके देखना है तो 0.25x पर देखें। इसमें स्पीड आधी हो जाएगी, इसमें 1/4, 0.5x सही है, इसमें स्पीड आधी हो जाती है और बहुत आसानी से समझ में आता है। तो आपको जो वीडियो समझ में नहीं आ रही है वो समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बेटा मेरा प्रयास तो यही है कि मैं जल्दी से जल्दी सारी वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूं। जो सारी की सारी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगी तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बेटे जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेटे नई वीडियो की इंटीमेशन तो आपको अगर सब्सक्राइब किया तभी मिलेगी। आने वाले टाइम पे आपको न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल्स भी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने कक्षा 12 का एक प्रैक्टिकल बना के लैब में डाला था, कल ही डाला था, तो वो है उपलब्ध है। तो कक्षा 11 के प्रैक्टिकल्स भी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।